Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Kamran Zair, and this video is in continuation of the previous video where we have decided to discuss the application procedure and application procedure on the part of the applicant who want to register his drug, and the procedure of the registration board after receiving a application. लाइक आप अप्लाई कर रहे हो ड्रग की रजिस्ट्रेशन के लिए, आपको किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन बोर्ड के पास जब आपकी एप्लीकेशन पहुंचती है तो रजिस्ट्रेशन बोर्ड का क्या प्रोसीजर होगा। तो इन दोनों एस्पेक्ट्स को इंशाल्लाह आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं पिछली वीडियो में जब हम ड्यूरेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे, वहाँ पर हम इस बात पर बहस कर रहे थे कि हम रिन्यूअल के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, अब इधर जो टेक्स्ट था ये मैं टेक्स्ट में हाईलाइट कर देता हूँ। एन एप्लीकेशन फॉर द रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन shall not be entertained unless it has been made within 60 days after the expiry of the registration। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ जो हमने कंक्लूड किया था कि अगर 30 सितंबर 2020 हमारी ड्रग की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा है तो हम अगस्त में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमने कंक्लूड ये किया था कि आप विद इन 60 डेज ऑफ द एक्सपायरी अप्लाई कर सकते हो। 1 अक्टूबर को अप्लाई कर सकते हो, 25 नवंबर को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 30 नवंबर को अप्लाई करेंगे तो 60 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल का जवाब हमें लेना था, शायद मुझे याद नहीं है, शायद हमने उसका क्लियर कट जवाब दिया था, नहीं दिया था। स्ट्रेट क्वेश्चन, मेरी रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एक्सपायर हो रही है 30 सितंबर, क्या मैं आज की तारीख में अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। क्योंकि जो टेक्स्ट जो हाईलाइट किया है वो तो ये मैक्सिमम लिमिट बता रहा है कि एक्सपायरी के बाद 60 डेज के अंदर अंदर अप्लाई कर सकते हो। व्हाट अबाउट अप्लाइंग टुडे। ठीक है, तो इसका आंसर देखने के लिए अगर आप सेक्शन नॉट सेक्शन रूल 26 को रेफर करें, और रूल 26 को रेफर करने के बाद आप ये टेक्स्ट पढ़ें, द एप्लीकेशन फॉर द रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन इज मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो वो सवाल जो अनआंसर्ड था उसका जवाब हमें यहाँ मिल रहा है कि यस आई कैन अप्लाई इट टुडे इफ माय ड्रग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज गोइंग टू बी एक्सपायर्ड ऑन 30 सितंबर, आई कैन अप्लाई फॉर द रिन्यूअल टुडे। ठीक है, इसको क्लेरिफाई करने के बाद अब हम अपने असल टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक हमारा क्या है, मैं फिर रिकॉल करा रहा हूँ क्योंकि इस डिस्कशन में हो सकता है जहन से महव हो गया हो। हमें दो एस्पेक्ट्स को कवर करना है, एक एप्लीकेंट के एस्पेक्ट से, लाइक आई वांट टू गेट माय ड्रग रजिस्टर्ड फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन बोर्ड, आगे मैं इंपोर्ट करूँ मैन्युफैक्चर करूँ वो एक अलग बात है, और दूसरा एस्पेक्ट है कि रजिस्ट्रेशन बोर्ड किस तरीके से एक्ट करेगा आफ्टर रिसीविंग अ एप्लीकेशन। ओके, तो हम रूल नंबर 26 देखते हैं। रूल नंबर 26 में लिखा है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग एंड फी देयर ऑफ। अच्छा, an application for registration of a drug shall be made in form 5 or 5A in duplicate to the registration board addressed to its secretary and separate application shall be made for each drug। ओके, अब यहाँ पर जो चीज़ें क्लियर हुई हैं, एक तो हमें बता दी गया फॉर्म 5 का। अब 5 तो समझ में आ रहा है, अब 5A किस लिए है अभी फॉर्म देख लेते हैं तो उससे हमें क्लियर हो जाएगी 5 किस लिए है और 5A किस लिए। जनरली एप्लीकेशन फॉर्म है, जब एप्लीकेशन फॉर्म होगा तो उसके साथ ही आइडियली सारे इंक्लूजर्स मौजूद होने चाहिए कि इस एप्लीकेशन के साथ किन डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करना है। ठीक है, व्हाट आर द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, ये देखेंगे हम। ठीक, दूसरी चीज़ जो हमारे जहन में आ रही है वो ये आ रही है कि आप रजिस्ट्रेशन बोर्ड को एप्लीकेशन भेजेंगे और एड्रेस करेंगे उसके सेक्रेटरी को, क्योंकि आमतौर पे किसी बोर्ड काउंसिल कमेटी की जो कम्युनिकेशन होती है जिसे आप एड्रेस करते हैं उसके सेक्रेटरी को करते हैं। सेक्रेटरी का काम होता है सारे डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन रखना, डिसीजन तो पूरा बोर्ड लेता है लेकिन कम्युनिकेशन सेक्रेटरी करेगा। ठीक। अच्छा, और तीसरी चीज़ ये आ रही है, पहली चीज़ क्या थी, फॉर्म, किस फॉर्म, मतलब एप्लीकेशन सादा सफ़े पे तो नहीं लिखोगे ना, कोई प्रिस्क्राइब फॉर्म है वो फॉर्म यहाँ मेंशन हो गया, सेक्रेटरी को एड्रेस करेंगे रजिस्ट्रेशन बोर्ड के। और तीसरी बात है कि अगर आप एक से ज़्यादा ड्रग की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हर ड्रग के लिए अलग अलग एप्लीकेशन होगी। ठीक। अच्छा, इसके बाद फिर ये बात आ रही है कि एप्लीकेंट
shall furnish such further information material से be required by the registration board। ठीक है, ये वही बात है कि जब हम फॉर्म 5 और 5A देखेंगे तो उसके साथ इनक्लोजर्स मौजूद होने चाहिए कि क्या इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है। अच्छा, फिर इसके बाद जो फीस लिखी हुई है ना, ये देखिए अगेन 1976 के कॉन्टेक्स्ट में देखें। और दूसरी तरफ आपको ये भी पता है कि रजिस्ट्रेशन बोर्ड अपने रेगुलेशंस बना सकता है, तो फीस यकीनन चेंज हो गई होगी फ़ी यकीनन चेंज हो गई है। तो अभी फ़िलहाल इसको इग्नोर करें, ना तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और ना अभी आज की तारीख में भी ये जो लिखा हुआ ये फ़ीस इस वक्त वैलिड नहीं होगी। अच्छा, फ़ीस अब जो भी हो, जैसे जितनी भी फ़ीस है, बहरहाल मेंशन किया हुआ इन्होंने कि शेड्यूल एफ में फ़ीस मौजूद है। फ़ीस जैसी भी हो, वो फ़ी रिफंडेबल नहीं होगी, शैल इन नो केस बी रिफंडेड। ठीक, अब बात क्या आ गई है, एक एप्लीकेशन फॉर्म, उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी और उसके साथ कुछ फीस होगी। ठीक, ये नई ड्रग के लिए है। और अगर आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, रिन्यूअल के लिए, रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए आप फॉर्म 5B में अप्लाई करोगे। फीस जितनी भी होगी वो फीस मौजूद है शेड्यूल एफ में, और जितनी भी आप फी आप सबमिट करोगे वो फी नॉन रिफंडेबल होगी। सिमिलरली एक और पॉइंट बताया गया है कि अगर आपने ड्रग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक्सपायरी के 60 डेज के बाद आपने अप्लाई किया, चलो 60 डेज नहीं लिखा हुआ, मैं इसको क्लियर करता हूँ। इफ द एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल इज मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन, इट शैल बी ट्रीटेड एज अ फ्रेश एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे विद इन दिस पीरियड वैलिडिटी अप्लाई करें। ओके, तो अब हम ज़रा फॉर्म 5 और फॉर्म 5A पे एक नज़र डाल लेते हैं, और ताकि उससे हमें पता चले कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। Here you can see the form 5 on your screen. ये है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग फॉर लोकल मैन्युफैक्चर, मतलब आप ड्रग की रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उसे पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम ज़रा फॉर्म 5A को देख लेते हैं। फॉर्म 5A, ओके, फॉर्म 5A कह रहा है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एन इम्पोर्टेड ड्रग। ऐसी ड्रग की रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं जो पाकिस्तान में नहीं बन रही है, पाकिस्तान से बाहर कहीं बनी है, आप इसे सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में लाके सेल करेंगे। ठीक है, हम पहला फोकस रखते हैं फॉर्म 5 पे। ओके, क्या लिखा हुआ है, IV ऑफ डैश। ठीक है, अब यहाँ पर नाम आएगा जो अप्लाई कर रहा है, कंपनी का नाम आ जाएगा, यहाँ कंपनी का नाम आ गया, यहाँ ड्रग का नाम आ गया जिस ड्रग को आप रजिस्टर करना चाह रहे हैं। डिटेल्स ऑफ विच आर इनक्लोज्ड, डेट आ गई, प्लेस कहाँ है, सिग्नेचर आ जाएंगे आपकी तरफ से, पर फॉर्म का स्पेसिमेन ये। अब इसके साथ आप देख क्या रहे हो, व्हाट विल बी द इंक्लूजर्स, ये वो इंक्लूजर्स हैं जो रूल्स में लिखे हुए, और ये ड्रेप की वेबसाइट से हम इसे डिस्कस करें, आप लोग भी देख लीजिएगा। तो एप्लीकेशन सिंपल आपने भर दी है, जैसे अपना नाम लिख रहे हैं, एप्लीकेंट अपना नाम लिख रहा है, कंपनी का नाम लिख रहा है और ड्रग का नाम लिख रहा है। और ये हम पहले ही देख चुके हैं कि हर ड्रग की सेपरेट एप्लीकेशन जनरेट होगी। डिटेल क्या देनी है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, ठीक है, क्लियर। नंबर 2, ड्रग का नाम, जेनरिक नेम दे रहे हैं आप, प्रोप्राइटरी नेम दे रहे हैं अगर कोई है, मतलब कोई ब्रांड नेम अगर आप दे रहे हैं, क्लियर हो गया। नेम अंडर विच ड्रग इज प्रपोज टू बी सोल्ड, ब्रांड नेम की यहाँ पर बात कर रहे हैं, मतलब नेम ऑफ ड्रग में हो सकता है ना, ये 3 क्यों आया है, हो सकता है आप जेनरिक की बात कर रहे हो, जेनरिक नेम से आपने रजिस्टर करा लिया, लेकिन आप इस नाम से सेल नहीं करना चाह रहे, कोई और नाम आप देना चाह रहे हो जो प्रोप्राइट, अगर आप प्रोप्राइटरी नेम देना चाह रहे हैं, ब्रांड नेम देना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे कवर हो जाएगी। तो बहरहाल इसमें इतने कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नंबर 2, नंबर 3 समटाइम विल बी सेम। नंबर 4 में डोजेज फॉर्म ऑफ द ड्रग की बात आ रही है, एक वर्ड आएगा कि आप टैबलेट फॉर्म में दे रहे हो, कैप्सूल, सस्पेंशन, इमल्जन, जो भी है। नंबर 5, कंपोजिशन ऑफ द ड्रग, stating quantity of each active and non-active ingredients per unit or as a percentage of total formulation। अच्छा, अब यहाँ पे ख्याल रखिएगा कि ये जो चीज़ है ना, ऑफ ईच एक्टिव एंड नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट, अब अगर आप पाकिस्तानी मार्केट में जो ड्रग्स अवेलेबल हैं उनके लेबल रिक्वायरमेंट पे गौर करें तो ये जुमला थोड़ा सा अजीब सा नज़र आएगा कि नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट की डिटेल क्यों दें, वो तो हमारा ट्रेड सीक्रेट होगा। जहन में रखें, दिस इज़ द एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन आप किसके लिए दे रहे हो, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन बोर्ड को, जो इवेल्यूएट करेंगे हर लिहाज से, कंपेटिबिलिटी के लिहाज से, फार्माकोकाइनेटिक्स के लिहाज से, हर लिहाज से उन्हें इवेल्यूएट करना है। तो दे शुड नो द एग्जैक्ट कंपोजिशन, एग्जैक्ट फॉर्मुलेशन। तो यूँ कह लें कि आप
ड्रग का जो एक्चुअल फार्मूला है वो आप शेयर कर रहे हो रजिस्ट्रेशन बोर्ड से, ठीक। और या तो आप ये बताओगे कि पर अगर टैबलेट की बात करें तो एक टैबलेट में कितनी कितनी 500 मिलीग्राम की टैबलेट तो आप देखोगे 400 मिलीग्राम एक्टिव है, 10 मिलीग्राम इनएक्टिव नंबर 1, 15 मिलीग्राम इनएक्टिव नंबर 2, इस तरह की कंपोजिशन दोगे। या फिर आप ये करेंगे कि परसेंटेज देंगे, फॉर एग्जांपल टोटल फॉर्मुलेशन का 50% एक्टिव है और बाकी 10% फिलर या जो जो कुछ भी आपका बनता है वो आप इन दोनों तरीकों से आप दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नंबर 6 में आप इसी एप्लीकेशन में एक अलग आप इंक्लूसिव बनाओगे, जहाँ आप लिखोगे प्रोपोज डोज एडल्ट के लिए, चिल्ड्रन के लिए, इन्फेंट के लिए स्पेशल ग्रुप क्या आते हैं, स्पेशल ग्रुप फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट हो गए या कोई और ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं उसके हवाले से बात आ जाएगी। जनरली स्पेशल ग्रुप को स्पेशल ग्रुप आमतौर पर प्रेग्नेंट लेडीज प्रेग्नेंट्स की बात करते हैं या जीरेडिक एज की बात कर रहे होते हैं। अच्छा, नंबर 7 मेन फार्माकोलॉजिकल ग्रुप टू विच द ड्रग बिलोंग्स। मेन फार्माकोलॉजिकल ग्रुप की बात है इसमें के मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी है या जो जो भी आपका मेन फार्माकोलॉजिकल, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। फार्माकोलॉजिकल एंड क्लिनिकल डाटा, अब ये डाटा प्रोवाइड करना है। इस डाटा में क्या मांगे, रिकमेंडेड क्लिनिकल यूज एंड द क्लेम्स टू बी मेड फॉर द ड्रग। आप ये बताएंगे कि आप किस मकसद के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये एनाल्जेसिक है या क्या मकसद क्या है इसका, वो क्लिनिकल यूज़ आप बताएंगे और उसके हवाले से क्लेम बताएंगे कि आप इसे फॉर एग्जांपल कोई एक्सटर्नल प्रिपरेशन आपने बनाई है कि इसको इस्तेमाल करने से जो स्किन आपकी सॉफ्ट हो जाएगी, या इसको इस्तेमाल करने से जो स्किन पे किसी किस्म का कोई फंगल इन्फेक्शन है वो ट्रीट हो जाएगा, या बर्न्स के हवाले से आपने कुछ मतलब क्लेम्स आप मेंशन करेंगे। यहाँ पर ज़रूरत क्या है, इसे हमने जब हम एडवर्टाइजिंग रूल्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने मेंशन किया था कि एडवर्टाइजिंग में जो आप क्लेम इस्तेमाल करेंगे वो वही क्लेम होंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन बोर्ड से अप्रूव कराए हैं। तो यहाँ उसकी इम्पोर्टेंस है, आप क्लिनिकल यूज़ और क्लेम बताएंगे, ये एडवर्टाइजिंग में इस्तेमाल होते हैं, ठीक। इसी तरीके से कंटेंट इंडिकेशन आप प्रोवाइड करेंगे, टॉक्सिसिटी साइड इफेक्ट जो आपकी बेस्ट नॉलेज में वो आप शेयर करेंगे, और सिंपली लेबलिंग पे कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, जो पर्टिकुलर्स है लेबलिंग के बारे से 11 पर्टिकुलर लेबलिंग में आप क्या कुछ मेंशन करेंगे वो मेंशन करेंगे, या यूँ कह लें आसान अल्फाज में कि आप प्रॉपर लेबल भी आप शेयर कर रहे हैं। प्लस आप ये बताएंगे कि अगर किसी किस्म की कोई टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसमें कौन सा एंटीडोट इस्तेमाल करना है, या किसी की प्रॉब्लम हो तो उसको ट्रीट करने का क्या तरीक़ेकार होगा, मतलब ओवर डोजेज वगैरह के हवाले से ये भी आपको, ये डिटेल भी आपको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब यहाँ नंबर 9 प्रोपोज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर 10 में आप मैन्युफैक्चरिंग मेथड, मतलब ऊपर आपने नंबर 5 में आपने फॉर्मुलेशन मेंशन की थी, नंबर 5 में आप देखिएगा यहाँ फॉर्मुलेशन थी, और नंबर 10 में अब आप बताएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग का मेथड क्या है, एक्चुअल मेथड आप शेयर करेंगे, और टेस्टिंग का जो भी तरीक़ाकार होगा क्वालिटी कंट्रोल में उस टेस्टिंग मेथड को विद इक्विपमेंट आप शेयर करेंगे कि आप फॉर एग्जांपल आपने इसकी एनालिसिस की है कंट्रोल यूनिफॉर्मिटी आपने किस पे किया है, एचपीएलसी पे किया है, ओके एचपीएलसी में डिटेक्टर कौन सा था, पीटी डिटेक्टर था, आईआर था, कौन सा डिटेक्टर था, तो आप उसे मेंशन करेंगे। अच्छा, इसी तरीके से 11th में भी एनालिटिकल प्रोसीजर की बात हो रही है। नंबर 12 में बायो अवेलेबिलिटी बायोक्लिनिक्स के हवाले से जो डाटा है, ख़ास तौर पर वो ड्रग्स जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हो रही हैं उनका डाटा आपको प्रोवाइड करना है। इस नंबर 13 में स्टेबिलिटी की समरी है। इसमें स्टेबिलिटी की समरी देने से ज़रूरी है क्योंकि आप शेल्फ लाइफ बना रहे हो तो शेल्फ लाइफ अगर आप 3 साल की दे रहे हो तो सपोर्टिंग डाटा क्या है आपके पास, तो वो डाटा आपको प्रोवाइड करना है, ठीक। इसी तरीके से स्टोरेज कंडीशंस आप देंगे, आप एक्सट्रीम टेम्परेचर की हवाले से आपने जो स्टडी की होगी, मतलब इन शॉर्ट आप स्टेबिलिटी के हवाले से स्टेबिलिटी स्टडीज़ जो आपने की होंगी उन स्टेबिलिटी स्टडीज़ का तमाम डाटा आप शेयर करेंगे, ठीक। इसे आप यहाँ से ए से लेकर ई तक पढ़ लीजिएगा, इसमें चीज़ें मौजूद हैं। कंटेनर के हवाले से भी स्पेशल कंडीशन अगर स्टोरेज के हवाले से देंगे तो वो भी आप मेंशन करेंगे। लेबलिंग, लेबलिंग में जो अभी हमने ऊपर देखा था, लेबलिंग का तस्करा जहाँ मैंने किया था, मैं फिर बता देता हूँ। ये 8D में हमने पढ़ा था कि तमाम डायरेक्शंस आप शेयर करेंगे, इसी चीज़ को इन्हांस करके यहाँ लिख दें 14 में लेबलिंग, जो भी आप लेबल बना रहे हो उस लेबल का पूरा स्पेसिमेन आप शेयर करेंगे। नंबर 15 में पैक साइज़ की बात आ जाएगी कि कितना पैक है, फॉर एग्जांपल 10 टैबलेट का ब्लिस्टर बना रहे हो, 5 का ब्लिस्टर बना रहे हैं, और यहाँ आप कॉस्ट बताएंगे। ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं क्योंकि रजिस्ट्रेशन बोर्ड है, रजिस्ट्रेशन बोर्ड को आप कॉस्ट बताओगे कि रिटेल पैक की कॉस्ट कितनी है, और मतलब सबकी कॉस्ट एक्टिव और इनएक्टिव इंग्रेडिएंट की। इसी तरीके ये मटेरियल की हो गई कॉस्ट,
फिर आप पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट बनाओगे और कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर, मतलब जितना भी इसमें आपका लेबर है, ऑफिसर इस्तेमाल यूज़ आपने किए हैं इसको बनाने में, उन सब पे कॉस्ट कितनी लगी है। इस मांगा इतना है, लेकिन जब आप प्राइसिंग के लिए जब आप मांगते हो मैक्सिमम रिटेल प्राइस के हवाले से जाते हो तो इसमें मजीद कॉस्ट आप ऐड करते हो। जैसे इसमें जो ओवरहेड कॉस्ट है, यूटिलिटी बिल्स वगैरह की, वो कॉस्ट इसमें शामिल, इसमें डायरेक्ट कॉस्ट शामिल है। अब बाकी कॉस्ट यहाँ क्यों नहीं मांगी गई है कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट में तो वो भी आएगी, बिजली तो इस्तेमाल हो रही है, बिजली का यहाँ पे कोई तस्करा नहीं है। तो उसका क्या करेंगे, उसको जब प्राइसिंग पॉलिसी होगी शायद उसमें तस्करा हो। फिलहाल हमें ये तीन चीज़ें देखनी है और इनकी, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा इनकी बेसिस पर अगर प्राइसिंग होगी तो वो कम होगी, क्योंकि इसमें यूटिलिटीज़ का कोई तस्करा नहीं है। तो बहरहाल प्रोवाइड आप यही करेंगे। नंबर 16 में आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में पहली दफ़ा आप कोई ड्रग लेकर आ रहे हो तो पाकिस्तान में ज़रूरत नहीं उसको लाने की, आप उसकी जस्टिफिकेशन देंगे। नंबर 17 में आप बात करेंगे पेटेंट नंबर की, अगर पहली दफ़ा ड्रग है आपने खुद बनाई, कोई पेटेंट है तो पेटेंट आप शेयर कर लें। और अगर ऐसी ड्रग है, नंबर 18 में ये बात हो रही है कि अगर ऐसी ड्रग है जो कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हो रही है, लेकिन मतलब पाकिस्तान पहली दफ़ा रजिस्टर करें, लेकिन वो ऑलरेडी जापान, यूएसए या यूरोपियन यूनियन, तीन की बात हो रही है। इन तीन एरियाज़ में जापान हो गया, यूएसए हो गया, कंपनी यूरोपियन कंपनी मेंबर कंट्रीज। अब ये भारत जिसने लिखा है वही मतलब इसका बता सकता है। इसको हम ऐसा करते हैं कि यूरोपियन यूनियन में 26 कंट्रीज़ हैं, उन 26 कंट्रीज़ की यहाँ पर बात हो रही है कि उधर इन 26 कंट्रीज़ में जो यूरोपियन यूनियन कहलाते हैं या यूएसए या जापान, इनमें अगर वो ड्रग ऑलरेडी रजिस्टर है और सेल के लिए अवेलेबल है तो उसका कोई सर्टिफिकेट आप शेयर कर दें, क्योंकि पाकिस्तान में पहली दफ़ा ड्रग अगर आ रहे हैं तो आपको जस्टिफिकेशन दें कि पाकिस्तान दुनिया में पहली दफ़ा नहीं आ रही है, दुनिया में इससे पहले भी इन तीन रीजन्स में मौजूद है, तो उसका आप सर्टिफिकेट दोगे। ठीक, इसके अलावा फिर एक ओपन एंड कर दिया है कि इसके अलावा भी अगर रजिस्ट्रेशन बोर्ड को किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप प्रोवाइड करें। ठीक है, तो ये डिटेल थी फॉर्म की, फॉर्म 5 की, और फॉर्म 5 के साथ जो आप डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे। अच्छा, यहाँ पर चूँकि ये वीडियो इस फैमिली 5th ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है, तो अगेन इतनी चीज़ों के बाद पहला सवाल घूम फिर कर ये आता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें याद रखनी, क्या चीज़ें याद नहीं रखनी, और मेरा जवाब वही होता है कि भाई ये 3 से 4 दफ़ा पढ़ लो, प्रैक्टिस में रहो, चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से परेशान हो तो ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्ज़ाम्स ऑफ स्प्रिंग 2020, मत याद करो। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अभी मैं स्क्रीन में हटा देता हूँ, मैं स्क्रीन से हटा देता हूँ, अभी भी मैं आपसे पूछूंगा ना, आप 5 से 6 पर्टिकुलर्स ऐसे ही रिकॉल कर दोगे, आई एम श्योर। बराबर वो छोड़ें, 5A को देखें, 5A तकरीबन वही चीज़ है, तकरीबन वही चीज़ है। पर्टिकुलर्स क्या होंगे, पर्टिकुलर्स में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, और मेरा ख्याल है क्यों डिफरेंस होगा, यहाँ पर 22 पॉइंट्स हैं, वहाँ पर जब लोकल मैन्युफैक्चर की बात हो रही है तो लोकल मैन्युफैक्चर में 18 पॉइंट्स हैं, तो यकीनन कोई ना कोई डिफरेंस होगा। अब क्या डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आप अपनी नॉलेज के लिए खुद पढ़ लीजिएगा, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ फॉर योर प्रोफेशनल एक्सीलेंस। और फील्ड में जाएंगे तो आपको यही चीज़ें एज देती हैं जो आप एडिशनली पढ़कर आ रहे होते हो। ठीक है, ओके। अब हम वापस जाते हैं अपने डिस्कशन, जहाँ हम डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग द एप्लीकेशन प्रोसीजर, तो दैट वाज द एप्लीकेशन प्रोसीजर। अच्छा, एक चीज़ रह गई है, मेरा ख्याल है कि रिन्यूअल के हवाले से हम ज़रा सा देख लेते हैं एक दफ़ा और, क्योंकि अब जब हमने एप्लीकेशन के हवाले से डिस्कशन कर ले तो रिन्यूअल के हवाले से भी देख लेते हैं। अच्छा, रिन्यूअल के हवाले से लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग शैल बी मेड इन फॉर्म 5B। तो 5B देख लेते हैं, एक नज़र 5B क्विकली देख लेते हैं। अच्छा, अब स्क्रीन पर आपके पास फॉर्म 5B है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ड्रग, आइदर इंपोर्ट आप कर रहे हो, लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए ड्रग चाहिए, उन सबका एप्लीकेशन फॉर्म है। पर्टिकुलर आपने देख लिया है, ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, जब आप दोनों फॉर्म अपने 5 और 5A देखा तो वहाँ पर डिटेल डिस्क्रिप्शन थी, क्योंकि आप पहली दफ़ा रजिस्ट्रेशन उसी कर रहे हैं। जब पहली दफ़ा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर यकीनन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दरकार थी। अब यहाँ पर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दरकार नहीं है, ऑलरेडी डाटा मौजूद है, 5 साल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप एंजॉय कर सके हो, तमाम रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन बोर्ड के पास है। तो आपको सिर्फ रिकॉल कराना है कि भाई ये एप्लीकेशन है इन द कनेक्शन ऑफ द प्रीवियस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आप सिर्फ मैन्युफैक्चरर का एड्रेस दे दोगे, एजेंट इंडिया ड्रग का इम्पोर्टेड के केस में एड्रेस देंगे आप, ड्रग किस मकसद के लिए, लोकल मैन्युफैक्चर है इम्पोर्ट के लिए,
रजिस्ट्रेशन नंबर या पुराना जो डाटा है वो आप दे दोगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर आप प्रोवाइड करोगे तो सारी डिटेल मिल जाएगी आपको, मतलब रजिस्ट्रेशन बोर्ड को अवेलेबल रहेगी, फिर उसमें देख लेंगे। अगर किसी किस्म के कोई चेंजेस हैं तो उन चेंजेस के हवाले से बात कर लेंगे, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट द फॉर्म 5B, विच इज़ द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ड्रग। ओके, अच्छा, अब इसके बाद अब हम वापस आते हैं जब हम अपना डिस्कशन कर रहे थे, और मेनली हमने दो एस्पेक्ट के हवाले से बात की थी कि जब एप्लीकेंट के तौर पर आप एक्ट करते हो, मतलब आप अप्लाई कर रहे हो फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर रजिस्टरिंग अ ड्रग, हमने 26 में इसे देखा, ठीक है। 27 आप ऑलरेडी देख चुके हैं, 5 साल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, और 28 भी आप देख चुके हैं जिसमें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात की गई है कि उसका फॉर्मेट किस तरीके का होगा। अब इसके बाद फिर बात आती है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन की। अब प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ये दूसरा डायमेंशन है, ये रजिस्ट्रेशन बोर्ड के हवाले से कि रजिस्ट्रेशन बोर्ड किस तरह से एक्ट करेगा जब उसके पास एप्लीकेशन आई। अब देखिए ना सिनेरियो क्या बन गया, आपने फॉर्म 5A भर के दे दिया रजिस्ट्रेशन बोर्ड को। अभी थोड़े पहले हमने पढ़ा था रजिस्ट्रेशन बोर्ड के सेक्रेटरी को आपने दे दिया, अब रजिस्ट्रेशन बोर्ड उसे एड्रेस करेगा, उसे अब क्या करना है, अब हम ये देखते हैं। अब सेकंड डायमेंशन हमारी शुरू हो रही है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द रजिस्ट्रेशन बोर्ड, व्हाट registration board is going to do, what she is expected to do. ओके, तो प्रोसीजर के हवाले से पहली जो सब रूल नंबर 1 आ रहा है वो ये है कि the registration board, if considered necessary, cause the application for registration to be evaluated by the committee of drug। मतलब क्या हुआ कि जब इसको एप्लीकेशन मिली है तो, और अगर वो ये समझते हैं तो जो इन्होंने एक्सपर्ट कमेटी बनाई है उस एक्सपर्ट कमेटी के हवाले कर देंगे, और एक्सपर्ट कमेटी उन्हें रिपोर्ट देगी रजिस्ट्रेशन बोर्ड को, उस रिपोर्ट की बेसिस पर फिर ये डिसाइड करेंगे कि हमें रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग करनी है या नहीं करनी। सब रूल नंबर 2 में इसके बाद की बात आ रही है कि द रजिस्ट्रेशन बोर्ड में बिफोर इशूइंग अ रजिस्ट्रेशन cause the premises in which the manufacture is proposed to be conducted to be inspected by itself or by its subcommittee। जनरली इसमें बात ये आ रही है कि एवेल्युएशन हो गई, एक्सपर्ट कमेटी ने बताया कि हाँ ठीक है, इस ड्रग की रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में होनी चाहिए और जितनी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं वो दुरुस्त है। अच्छा, तो उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन बोर्ड जिस जगह मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इन केस ऑफ लोकल मैन्युफैक्चर, वहाँ पर विजिट करेंगे, उसका इंस्पेक्शन करेंगे। इस इंस्पेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन बोर्ड के मेंबर्स को प्रोविंशियल इंस्पेक्टर्स की पावर दी गई है ताकि वो इंस्पेक्ट कर सकें। अब वो मेंबर्स इंस्पेक्ट कर रहे हैं या मेंबर्स ने देखें, या तो कंडक्टेड टू इंस्पेक्टेड बाय इटसेल्फ, या तो बोर्ड खुद, और बाय इट्स सब कमेटी, वो अपनी सब कमेटी बना दें, पूरा बोर्ड नहीं जा रहा, कुछ मेंबर जा रहे हैं, या बाय पैनल ऑफ इंस्पेक्टर्स और एक्सपर्ट्स, अलग से एक्सपर्ट हायर कर लें, इंस्पेक्टर हायर कर लें, मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर्स हैं, उनसे विजिट कराने का है कि आप विजिट करके हमें रिपोर्ट दे दें कि आया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ एडिक्वेट हैं या नहीं। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई लोकल मैन्युफैक्चर के हवाले से। व्हाट अबाउट इंपोर्टेड, अब सवाल ये जहन में आ रहा है। अच्छा, और आगे लिखा हुआ है टेक्स्ट, आप पढ़ लीजिएगा कि इंस्पेक्ट कर रहे हैं तो फिर तो वो तमाम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे जो आप सेक्शन 19 में, सेक्शन 18 में आप पढ़ चुके हो पावर ऑफ इंस्पेक्टर के हवाले से। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि ठीक है, ये तो इंस्पेक्ट कर लिया, अब हम केस कंसिडर करें इंपोर्टेड ड्रग्स का। मैं इटली से कोई ड्रग इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ, जापान से कोई ड्रग इंपोर्ट कर रहा हूँ, कोरिया से, चाइना से, तो क्या होगा, क्या वहाँ भी इंस्पेक्ट करेंगे? फेस वैल्यू ऑफ वर्ड तो कहती है यस। अगर मैं चाइना से कोई ड्रग इंपोर्ट कर रहा हूं तो उसके लिए पहला स्टेप क्या होगा, आई विल अप्लाई टू द रजिस्ट्रेशन बोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन आपने की, रजिस्ट्रेशन जब आपने अप्लाई किया तो रजिस्ट्रेशन में पहले इनिशियल इवेल्युएशन हो गई, इनिशियल इवेल्युएशन के बाद अब ये इंस्पेक्शन का जो पार्ट आ रहा है, इंस्पेक्शन यकीनन होगा। अब चाइना में इंस्पेक्शन होगा, यस, फेस वैल्यू ऑफ वर्ड यही है, चाइना में इंस्पेक्शन करेंगे। चाहे आप कंपनी का नाम, मैन्युफैक्चरर का नाम बताएं, रजिस्ट्रेशन बोर्ड अपने मेंबर्स को भेजेगा, वहां इंस्पेक्शन होगी कि वाकई ड्रग बन रही है, एक चीज, और क्या वहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं वो एडिक्वेट हैं, वो क्वालिटी है कि आप इस ड्रग को पाकिस्तान में सेल कर सकें। ठीक है, तो जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान चाहे लोकल मैन्युफैक्चरर हो, लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो तो इंस्पेक्शन समझ में आ रहा है, पाकिस्तान से बाहर ही मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, आप ड्रग को इंपोर्ट करो तो उस वक्त भी इंस्पेक्शन होगा। अच्छा, अब इसमें मैं एक बात से बात निकल रही है तो एक चीज़ मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगा। ये बात है आज से तकरीबन 15 साल, रफली मुझे याद नहीं आ रहा, 2005, 4 या 8, 9 इसके ज़माने की बात है, जब रजिस्ट्रेशन बोर्ड की एक मीटिंग हुई थी और उसमें 4000 ड्रग्स को रजिस्टर कर दिया था।
मतलब जस्ट इमेजिन इन अ मीटिंग अभी आप देख रहे हैं कि एवेल्यूएशन रिक्वायरमेंट मतलब एप्लीकेशन के साथ डिटेल क्या आ रही है, आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, अभी हम प्रोसीजर भी देख रहे हैं। और इस इमेजिन करें कि एक मीटिंग में चाहे वो 3 दिन चले 4 दिन चले, आप 4,000 एप्लीकेशंस को कैसे एंटरटेन कर सकते हैं। तो एक स्कैंडल बना था, एक्शन लिए गए थे। तो चार आप ये अभी भी आप सर्च करेंगे ना, मैं अभी बस वो दिखाना नहीं चाह रहा इन चीज़ों को, बाद में मैं आप लोग जो है खुद इसे देख लीजिए कि आप सिर्फ ये लिखें कि 4,000 ड्रग्स रजिस्ट्रेशन बोर्ड ने एक मीटिंग में अप्रूव कर दिए थे, दैट वाज अ स्कैंडल। इतना बड़ा स्कैंडल था कि वो डिसीजन रिवोक हुआ था, और उसके बाद से ये देखा गया था कि भाई ये जो लिखा हुआ है सब रूल नंबर 2 ऑफ रूल नंबर 29 के विजिट करेंगे, तो क्या आपने इन जगहों का विजिट किया था। 4,000 ड्रग्स की जो बात करें ज़्यादातर वो चाइनीज मेडिसिन थी, मतलब चाइना से इंपोर्ट की जा रही थी। तो इनिशियल इंक्वायरी के बाद थे कि नहीं, इंस्पेक्शन तो नहीं किया था। तो उसके बाद से इस सब रूल 2 ऑफ रूल 29 को रिवाइव किया गया कि नहीं, अब आप विजिट करोगे। तो अब विजिट होता है। 1976 का रूल बना था, उसमें भी विजिट होना था, बीच में किसी वजह से नहीं हो रहा था। 4,000 ड्रग्स एक मीटिंग में जब रजिस्टर हुई, तो फिर ये चीज़ दोबारा हाईलाइट हुई कि इट वॉज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू एनालाइज टू द एप्लीकेशन ऑफ 4,000 ड्रग इन अ सिंगल मीटिंग। तो बहरहाल उस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ कि हाँ, इम्पोर्टेड ड्रग्स के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ का विजिट किया जाएगा। ठीक। अच्छा, अब जब विजिट किया जाएगा तो नंबर 3 में ये लिखा हुआ है कि इस इंस्पेक्शन, नॉट विजिट, इंस्पेक्शन। नंबर 3 में लिखा है कि नंबर 2 में जो आपने इंस्पेक्शन किया है तो उसकी डिटेल रिपोर्ट बना के रजिस्ट्रेशन बोर्ड को प्रेजेंट की जाएगी। ठीक। और रजिस्ट्रेशन बोर्ड नंबर 4 में फिर ये बात लिखी है कंटिन्यूशन के रजिस्ट्रेशन बोर्ड अगर उस रिपोर्ट से सेटिस्फाई होता है। नंबर 2 और नंबर 3, नंबर 2 में सॉरी नंबर 1 में एक्सपर्ट कमेटी की फाइंडिंग आ गई, नंबर 2 में रूल सब रूल नंबर 2 में इंस्पेक्टर्स के विजिट की डिटेल रिपोर्ट आ गई, नंबर 3 में रिपोर्ट आ गई। तो नंबर 4 में आप इन तमाम चीज़ों को कंसिडर करते हुए रजिस्ट्रेशन बोर्ड अगर ये समझता है कि हाँ इसकी सेफ्टी, एफिकेसी और क्वालिटी और इकोनॉमिकल वैल्यू सही है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो वो ड्रग को रजिस्टर कर देते हैं और ड्रग का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर्म 6 में इश्यू कर देते हैं। फॉर्म 6 हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, और उसके साथ कुछ कंडीशन देनी है तो फिर कंडीशन वो अप्लाई कर देना है, अगर कोई एडिशनल कंडीशन देनी है, वरना जनरल कंडीशंस यहाँ रूल नंबर 30 में मौजूद है, जिसे अभी इस वीडियो में तो नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। अच्छा, अब प्रोसीजर क्या है इसके बाद, और क्या होता है, रजिस्ट्रेशन हो गई। अब मजीद ये लिखा हुआ है कि the registration board may, while registering a drug under sub rule 4, approve the detail as supplied by the applicant or approve the amendment। मतलब अब ये जो डिटेल जो प्रोवाइड की गई है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये तमाम वो डिटेलें जो आपने एप्लीकेशन के साथ प्रोवाइड की हैं। अब रजिस्ट्रेशन बोर्ड का ये इख्तियार है, ये इनका इस्तेकाक है कि या तो इन तमाम डिटेल्स को सेटिस्फेक्शन के बाद एज इट इज़ अप्रूव कर लें, या इसमें अगर वो किसी किस्म की कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लेबलिंग का वो कह रहे हैं कि भाई ये बहुत कलरफुल हो गया, बहुत कैची हो गया, सेल्फ मेडिकेशन प्रमोट कर रहा है, आप कलर स्कीम चेंज कर दें, ओके आप चेंज कर दें। डोजेज है, डोजेज के हवाले से बात करें कि भाई आपने टैबलेट बनाई है, टैबलेट का साइज बहुत बड़ा है, इसे या जो भी आप इसका साइज छोटा कर दें, या इस तरीके की कोई चीज़ बता सकते हैं। इन शॉर्ट कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन मिल रही है तो जो आपने इन्फॉर्मेशन दी होगी एज इट इज़ उसे अप्रूव कर जाएगा, रजिस्ट्रेशन बोर्ड इसे अमेंड कर सकता है। ठीक। अच्छा, इसके बाद फिर ये बात आ रही है कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन बोर्ड अप्रूव करेगा रजिस्ट्रेशन को, तो फेडरल गवर्नमेंट को ये रिकमेंड करेगा कि इसकी कितनी प्राइस होनी चाहिए, और फेडरल गवर्नमेंट आखिर में फाइनलाइज करेगी मैक्सिमम रिटेल प्राइस उस ड्रग की। ठीक। ये सिर्फ रिकमेंड करेगा रजिस्ट्रेशन बोर्ड, एक प्राइस आएगी मैन्युफैक्चर जो रजिस्टर कर रहा है उसकी तरफ से आएगी। क्योंकि आप लोगों ने फॉर्म देखा था ना, फॉर्म में एक जगह कॉस्टिंग की बात हो रही थी, आप दोबारा देख लीजिएगा। उस कॉस्टिंग की बेसिस पर वो एक प्राइस सजेस्ट करेगा, रजिस्ट्रेशन बोर्ड उसे एवेल्युएट करेगा, एवेल्युएट करने के बाद अपनी जो रिकमेंडेशन है फेडरल गवर्नमेंट को दे देगी, क्योंकि फाइनली फेडरल गवर्नमेंट को उस क्लास ऑफ ड्रग या उस ड्रग की मैक्सिमम रिटेल प्राइस फिक्स करनी है। ठीक। अच्छा, अब हम देखते हैं सब रूल नंबर 6। अच्छा, अब सब रूल नंबर 6 में बात आ रही है कि अगर कोई न्यू ड्रग है, न्यू ड्रग रजिस्टर कर रहे हैं जिसका रिसर्च वर्क पाकिस्तान के अलावा दूसरे कंट्री या कंट्रीज में हुआ है,
आप बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि क्योंकि जो ये वीडियो जो हम एड्रेस कर रहे हैं वो फॉर्म डी 5th ईयर के स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे हैं। तो यकीनन आप लोगों को क्लिनिकल ट्रायल से मुख्तलिफ फेजेस से आ गए हैं, आप वाकिफ़ हैं इनसे। तो इसकी बात हो रही है कि इसके हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, एफिकेसी की टेस्टिंग है, सेफ्टी प्रोफाइल की टेस्टिंग है, जो कुछ भी है, पाकिस्तान से बाहर हुआ है। पाकिस्तान से बाहर हुआ है तो जो वॉलंटियर्स होंगे वो भी पाकिस्तानी पॉपुलेशन नहीं होगी। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो require the investigation on such pharmaceutical, pharmacological, other aspects to be conducted, and clinical trial to be made are necessary to establish its quality where applicable, the biological availability and its safety to be established under the local condition. आसान अल्फाज में यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई न्यू ड्रग है जिसका रिसर्च वर्क पाकिस्तान में नहीं हुआ, पाकिस्तान से बाहर हुआ है, दूसरी पॉपुलेशन पे हुआ है, तो ये रिक्वायरमेंट है कि आप इसे अंडर लोकल कंडीशन इसे टेस्ट करें। ठीक है। अच्छा, अब प्रोवाइडेड की बात आ गई। प्रोवाइडेड के साथ क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइड द अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग द रजिस्ट्रेशन बोर्ड मे रजिस्टर अ ड्रग एंड रिक्वायर सच इन्वेस्टिगेशन क्लिनिकल ट्रायल टू बी कंडक्टेड आफ्टर इट रजिस्ट्रेशन। अब इसकी बात, इसका क्या मतलब है कि देखिए, जनरली तो ये कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन बोर्ड की रिक्वायर करता है, वो इसकी डिमांड है कि वो रिसर्च वर्क जो पाकिस्तान से बाहर हुआ है उसे आप पाकिस्तान की जो लोकल कंडीशन है वहाँ पर आप टेस्ट करें। दूसरी तरफ अगर विंडो ओपन रखी है रजिस्ट्रेशन बोर्ड ने कि अगर कोई ऐसी कंडीशन है, फॉर एग्जांपल कि अर्जेंट नीड है उस ड्रग की रजिस्ट्रेशन की, तो इन चीज़ों को एग्जाम्प्ट किया जा सकता है, लेकिन वो चीज़ें रजिस्ट्रेशन के टाइम पर राइटिंग में लिखी जाएंगी और रजिस्ट्रेशन बोर्ड रजिस्टर करने के साथ साथ वो स्पेशल कंडीशंस की लाइट में रजिस्टर करेगा कि हाँ, क्या वजूहत है जिसकी वजह से लोकल इन्वेस्टिगेशन अभी नहीं की जा रही। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लोकल इन्वेस्टिगेशन खत्म कर दी जाएंगी, नहीं की जाएंगी। इसका बस मकसद ये है कि क्लिनिकल ट्रायल्स टू बी कंडक्टेड आफ्टर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन अभी कर रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद आप कंडक्ट कर लें जो भी लोकल कंडीशन में आपको फार्माकोलॉजिकल और फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज को असर्टेन करना है। सिमिलरली कोई नई ड्रग है जिसमें सिर्फ मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर चेंज हुआ है या किसी सोर्स में चेंजेस की गई हैं या स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन चेंज किया हो, एक्टिव इंग्रेडिएंट का मतलब पहले आप बीपी को फॉलो कर रहे थे, अब आप यूएसपी को फॉलो कर रहे हैं, या आपने सोर्स चेंज कर दिया, पहले आप चाइना से मंगवा रहे थे। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली हुआ था ना कि इंडिया से जब कशीदगी होती है तो इंडिया से जो रॉ मटेरियल आता है उसे पाबंदी लग जाती है, तो फिर आप अपना सोर्स चेंज करते हो। सोर्स चेंज करके आप चले गए चाइना से। अब जब सोर्स चेंज कर रहे हो तो कुछ ना कुछ आपको चेक करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में लिखा हुआ है कि आप इसको देख लें, और के बात है ना, तो इससे पहले का इन एडिशन टू दैट और अ चेंज इज प्रोपोज्ड इन सोर्स, तो उसमें ये होगा कि अब आपको इन्वेस्टिगेशन तो करनी है, आपको इन्फॉर्म करना है रजिस्ट्रेशन बोर्ड को तमाम चीज़ें, बस इसमें कंप्लीट क्लिनिकल ट्रायल और बायोइक्विवेलेंसी ये आपको पूरी मतलब कंप्लीट स्टडी नहीं करनी पड़ेगी। बस आपको ये करना पड़ेगा कि जो नेसेसरी टेस्टिंग है बायोइक्विवेलेंस, एब्जॉर्प्शन, एक्सेप्टेबिलिटी के हवाले से वो आप कर लें, कंप्लीट डिटेल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इन्हीं चीज़ों को मतलब इसी बेसिस पे कि सोर्स आपने चेंज किया है, तो सोर्स चेंज करने की बेसिस सोर्स चेंज आपने कर दिया है और इतना सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है कि जिससे बायो इक्विवेलेंस या एब्जॉर्प्शन पे या एक्सेप्टेबिलिटी पे कोई फर्क पड़े, तो ठीक है, आप एक्सटेंसिव स्टडी लाइक क्लिनिकल ट्रायल्स या कंप्लीट फार्माकोकाइनेटिक स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको एविडेंस देना पड़ेगा कि हाँ माइनर चेंज है। फॉर एग्जांपल फ्लेवर का चेंज है, एक मैं कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई मैं हमसे कलर चेंज कर रहे हैं या हमसे फ्लेवर चेंज कर रहे हैं जिससे ड्रग की एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमें डिटेल्ड स्टडी की जरूरत नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन बोर्ड समझता है कि ठीक है तो फिर आप इसको चेंज नहीं करें। लेकिन जनरली अब ये जो वर्डिंग लिखी हुई है ना, चेंज इज प्रोपोज इन सोर्स, तो यहाँ पर आपको स्टडी करनी पड़ेगी, लेकिन उस स्टडी में क्लिनिकल ट्रायल शामिल नहीं है, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन मतलब फुल इन्वेस्टिगेशन शामिल नहीं है। आप बस एक इस तरीके की स्टडी करें, फॉर एग्जाम्पल IVIVC आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, आप उसे इस्टेब्लिश कर लें जिसकी बेसिस पर फिर आप रजिस्ट्रेशन बोर्ड को इन्फॉर्म कर दें। अच्छा, इसके बाद फिर जर्नल बातें लिखी हुई है कि रजिस्ट्रेशन बोर्ड अगर ये समझता है कि पब्लिक इंटरेस्ट है तो ड्रग को रजिस्टर कर लेगा। अच्छा, अब यहाँ पर ड्रग की रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि ड्रग को रजिस्टर कर लिया है, अब कोई और मैन्युफैक्चरर जब भी अप्लाई करेगा तो रजिस्ट्रेशन बोर्ड एक्सीलरेटेड रूट पे इस ड्रग की रजिस्ट्रेशन कर देगा।
जब ये टेक्स्ट लिखा था पिछले सालों तक हम पढ़ाते रहे थे लास्ट ईयर्स में, तो ये बात समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता था, लेकिन इस साल ये बात समझाना ज़रा आसान है। कोविड की सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल कोविड के हवाले से कोई भी ड्रग जो कि प्रपोज होती है, होती रही है अभी, तो उस अगर पाकिस्तान में वो रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्ट्रेशन बोर्ड पब्लिक इंटरेस्ट में उसे अपने तौर पर रजिस्टर कर लेगा, और उसके बाद फिर जो भी लोकल मैन्युफैक्चरर हैं वो अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें, तो फास्ट ट्रैक पर कोई ना कोई तरीका होगा। ये रजिस्ट्रेशन बोर्ड को पावर दे दी गई है। ठीक, इसी तरीके से अब तक तमाम बातें ये आ रही थी कि रजिस्ट्रेशन बोर्ड सेटिस्फाई होता है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देता है। रूल नंबर सब 8 तक सब रूल नंबर 8 तक पढ़ते हुए अगर आप दोबारा गौर करें शुरू से आए, तो आपके जहन में आएगा कि शायद ये मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन बोर्ड के लिए रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन को अप्रूव करना या एक्सेप्ट करना। दोबारा पढ़ लीजिएगा, अभी मैं दोबारा नहीं बता रहा, दोबारा गुथरू नहीं करा, दोबारा पढ़ लीजिएगा। रिजेक्शन या रिफ्यूजल का कोई तस्करा ही नहीं आ रहा था, वो तस्करा यहाँ आ रहा है, अब सब रूल नंबर 9 में आ रहा है। The registration board is, if the registration board is not satisfied as to safety, efficacy, quality, economic value, ठीक है, तो इट में रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, और फिर उसके बाद वो इन्फॉर्म करेगा एप्लीकेंट को इन्फॉर्म करेगा और रीजन भी बताएगा। इन्फॉर्म द एप्लीकेंट ऑफ द रीजन फॉर सच रिजेक्शन इन राइटिंग, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन राइटिंग बताएगा। जब ऐसा नहीं लिखेगा, सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म थी उस पर एक स्टैंप लगे रिजेक्टेड, दैट्स इट, नो, वाई रिजेक्टेड, वो रीजन भी रजिस्ट्रेशन बोर्ड इन राइटिंग में बताएगा। अच्छा, अब नंबर 10 में लिखा हुआ है, सब रूल नंबर 10 में कि रिजेक्शन तो हो गई है, अब रिजेक्शन के बाद आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो। यस, आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब लिखा हुआ रिजेक्शन ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग शैल नॉट डिबार एन एप्लीकेंट फ्रॉम सबमिटिंग अ फ्रेश एप्लीकेशन अंडर रूल 26। आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो, इसमें कतन कोई मसला नहीं है। ठीक, अब क्योंकि अब आपको राइटिंग में रीजंस पता चल गया ना कि रिजेक्ट क्यों किया, अब आप उन रीजंस को, उन ऑब्जेक्शंस को ओवरकम करें, आप नई एप्लीकेशन दे दें, तो यहाँ पर आपके पास एक चीज़ ओपन रहेगी। तो इस वीडियो में हमने क्या चीज़ें डिस्कस की, हमने रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर को डिस्कस किया। प्रोसीजर हमने दो एस्पेक्ट से डिस्कस किया, एक एस्पेक्ट था एप्लीकेंट का, कि अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर द पर्पस ऑफ इम्पोर्टिंग अ ड्रग और फॉर द पर्पस ऑफ लोकल मैन्युफैक्चरिंग, तो आप किस तरह अप्लाई करोगे, क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, इस हवाले से हमने डिटेल डिस्कशन आपके साथ किया। दूसरा एस्पेक्ट हमारा यह था कि रजिस्ट्रेशन बोर्ड उस एप्लीकेशन को रिसीव करने के बाद क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा, तो इस प्रोसीजर को जो कि रूल नंबर 29 में लिखा था, इसे हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। अभी भी कुछ एस्पेक्ट्स इससे बाकी रह गए हैं, अब जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो उन क्वेश्चंस में इसको आंसर देने की कोशिश करेंगे। मेनली ज़्यादा डिटेल है मैं खुद भी इसलिए नहीं गया क्योंकि फैमिली स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बन रही है, तो इस शुरू में हमें इनिशियल अंडरस्टैंडिंग देनी है। एक्सपर्ट्स के लिए जब हम कोई सेशन करेंगे या फैमिली स्टूडेंट्स का कोई इंटरेक्टिव सेशन होगा, तो उसमें इन चीज़ों को मज़ीद प्रोफेशनल एस्पेक्ट को हम कवर करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।